हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे डिस्कस जीएस पेपर 1 के मॉडल पेपर नंबर 5 को। और ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यूपीपीसीएस के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एग्जाम्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक जीके इज ए वेरी नेसेसरी पार्ट फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम्स लाइक एज यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत। और इसके अलावा अगर आप एसएससी, रेलवे कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस के प्रश्नों को बिल्कुल हल करना होगा एग्जाम्स में। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो भी आपको पता है। यूपीपीसीएस में क्या होता है कि यूपीपीसीएस में जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े इन डेप्थ में पूछे जाते हैं आजकल, लेकिन अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न थोड़े से सतही तौर से पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी रखनी है, क्योंकि आपका मुकाबला तमाम उन स्टूडेंट से है जो कि बहुत ही गंभीर प्रकार के हैं। तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं रखनी है आपको अपनी तैयारी को लगातार रोज धारदार आप बनाते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर को। पहला क्वेश्चन जो होगा उसके पहले 5 प्रश्नों की एक सीरीज है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ये 5 प्रश्न हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इन प्रश्नों को इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। तो फटाफट एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर जवाब लिखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, या तो मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। और मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न आपने पहले देखे हैं, इनको आपने हल किया है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये तो आप जानते हो, लेकिन किस देश से दिया था ये आपको बताना है। तीसरा यहाँ पर सवाल है वायकोम सत्याग्रह क्या है और ये किस राज्य में चलाया गया था, ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा होगा गुलामगिरी नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। और सती प्रथा निषेध कानून ये किस वर्ष लाया गया था। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से आपको हर वीडियो लेक्चर की पीडीएफ जरूर अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप लोग अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और हर लेक्चर की पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी। आप बिल्कुल इसके बारे में संशय मत रखिएगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी वो दूर कर ली गई है। और शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और हर प्रश्न को डिस्कस करते हुए हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। और एक बात और भी कि ये प्रश्न जो है वो यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल अपडेट वर्जन में देखेंगे, यानी कि लेटेस्ट डेटा जो होगा उसको भी हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो ये जो प्रश्न है वो जनगणना 2011 के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में सही जवाब इसका होगा हरियाणा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो है 950। और महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र का है 929, मध्य प्रदेश 931, और जबकि हरियाणा का कितना है, हरियाणा का काफी कम है, ये है 8 to 9, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना आप। और ये जो सारे लिंगानुपात होते हैं आप जानते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर निकाले जाते हैं। तो सही जवाब इसका होगा हरियाणा। और सेंसस 2011 इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम्स। तो इसको जो भी प्रश्न बनता है जनगणना 2011 से वो आप गलत मत करना, क्योंकि सरल प्रश्नों को गलत कर दोगे तो तुरंत ही बाहर हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार। अच्छा एक बात कमेंट करके बता देना, देखो जब सॉफ्टवेयर चेंज होता है ना तो आवाज भी बदल जाती है। तो इस वीडियो में मेरी वॉइस आपको कैसी मिल रही है, ठीक ठाक मिल रही है, जो अदर वीडियोज होते हैं उससे खराब है, या फिर इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, ये बता देना आप मुझे, ताकि अगले वीडियो में मैं इसको क्लियर कर सकूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। अब यहाँ पर देखो बता रहा है कि NFHS 3 के अनुसार प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर कितने % लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ सोर्स है। तो ये है शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब आपको ये बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अब तक कुल कितने आयोजन हुए हैं, तो कुल मिला के 5 आयोजन अब तक हो चुके हैं। तो कब कब हुए हैं ये भी आप जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
तो इसका जो फेज 1 था, पहला आयोजन, ये हुआ था 1992-93 में, जरूर याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे NFHS2 के बारे में। इसका आयोजन किया गया था कब? 1998-99 में। उसके बाद आता है NFHS3 और इसका आयोजन हुआ काफी बाद में 2005-06 में। और चौथा वाला आयोजित किया गया था 2015-16 में। और पांचवा जो आयोजन हुआ था, पांचवा कब किया गया था? 2018-19 में। 2018-19 में क्या हुआ था कि पहले HIV को भी शामिल किया गया था परीक्षण में, लेकिन बाद में NACO की मतलब NACO ने कहा कि HIV टेस्ट को हटा दीजिए, तो HIV टेस्ट को हटा दिया गया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि 2018-19 में जो NFHS5 हुआ था उसमें कौन सा टेस्ट शामिल नहीं था, तो सही जवाब इसका होगा HIV को हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। तो ये सारे फैक्ट हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार शहरी क्षेत्र के जो 70% कुटुंब थे वो प्राइमरी सोर्स उनका क्या था हेल्थ सेक्टर का? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो कब अंगीकृत की गई थी? किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी? यूएनओ के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, यूएन के द्वारा 1995 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 1995 में परम गरीबी की परिभाषा दी गई है। और ये जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखिए, इस डेफिनेशन के अनुसार पूर्ण गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मानव की जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतों में क्या होता है, जैसा कि फूड का ना मिलना, भोजन ना मिले, या फिर सुरक्षित पेयजल ना हो, या फिर स्वच्छता सैनिटाइजेशन ना हो, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना, ये बेसिक नीड्स में आता है। जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाता है तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और ये डेफिनेशन 1995 में यूएनओ के द्वारा अडॉप्ट की गई है। तो ये याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है यूपी पीसीएस की परीक्षा में, ठीक है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा सामाजिक विकास पर पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? देखो, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ था। और ये आयोजन कब हुआ था? मार्च 1995 में। 1995 में क्या हुआ था? अभी मैंने बताया था, दोनों याद रखना आप। देखो, जब फैक्ट एक से ज्यादा मिक्स हो रहे हो तो उनको जब आप एक श्रेणी में याद रखते हो तो फैक्ट आपको भूलते नहीं है। अब 1995 में क्या हुआ था? सामाजिक विकास में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ और इसके अलावा परम गरीबी की परिभाषा दी गई थी यूएनओ के द्वारा। तो दोनों घटनाएं हुई 1995 में। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं होती है? पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का, यानी जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है उसका वितरण, और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि समन्वित बाल विकास योजना ये 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, साथ ही साथ जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, जो फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, तो उनके स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सेवाओं की एक योजना है। और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1975 में, ये भी याद रखना कि ये जो ICDS सर्विस है, ये जो योजना है वो कब शुरू हुई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी 1975 में। और किस मंत्रालय की योजना है? तो ये भी आप याद रखना कि ये जो सर्विस है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। देखिए, जो भी फैक्ट होते हैं ना, बिल्कुल टू दी पॉइंट मत रटा करो, बिल्कुल बेसिक में जाओ उसके, और फैक्ट्स को अपने जीवन से रिलेट करो। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में अगर कोई ऐसी महिला या बच्चा है और इस योजना का जिक्र होता है, तो आप थोड़ा रिलेट करो कि इस सर्विस का, इस सेवा का लाभ आपने उठाया है या नहीं उठाया है। चीजें वहीं आपको याद रहेंगी लंबे समय तक, जो चीजें आप अपने दिमाग में, अपने जो डेली लाइफ है उससे आप रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? देखो बात यहाँ पर हो रही है 2017 की, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यूपीपीसीएस 2017 में। तो अब 2017 की बात हो रही है तो हम इसको थोड़ा अपडेट भी करेंगे वर्तमान के अनुसार में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भारत और यूएसए के साथ जो तीसरा देश था 2017 में जिसने मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया था वो देश था जापान। अब एक बात और याद रखना कि 2007 की बात है, कुल मिला के इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल किया गया था, यानी कि भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन ये जो अभ्यास था उस पर जो है चाइना को ऑब्जेक्शन था, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को मना किया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मान गया। उसके बाद से लेकर अब तक बहुत बार ऑस्ट्रेलिया की उस रिक्वेस्ट आई है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत की वजह से वो मतलब भारत ने इनकार कर दिया कि एक बार डर गए हो तो अब दोबारा मत आना, ठीक है। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास ये भारत, अमेरिका और जापान द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है। लेकिन 2019 की बात करें यानी कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, तो सितंबर के महीने में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2019 में सितंबर के महीने में। लेकिन ये आयोजन जो था वो बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ था। ये जो आयोजन था वो 2019 में इसका 23वां संस्करण था, ये भी याद रखना। और इसका आयोजन किया गया था जापान के ससेबो शहर में। जापान का एक शहर है उसका नाम क्या है? ससेबो। तो ससेबो शहर में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो ससेबो शहर है उसके पास में ही पड़ता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। और प्रशांत महासागर में ही क्या है? दुनिया की सबसे गहरी खाई, और क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर बात हो रही है 2017 की, हम इसको लेटेस्ट जो डेटा होगा उससे भी करेंगे रिप्लेस। तो पहले जान लेते हैं 2017 के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2017 की बात करें तो भारत की जो रैंक थी वो थी 116 कुल 157 देशों पर यह रैंक जारी की गई थी। अच्छा एक बात और भी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर पहले क्या होता था कि इंडिया की रैंक पूछी जाती थी, लेकिन आजकल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी कोई इंडेक्स आता है। उसमें यह पूछा जाता है कि प्रथम देश कौन सा है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है। तो फिलहाल बात करेंगे दोनों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य ये जो सूचकांक है वो कौन सी संस्था जारी करती है? तो याद रखना इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन के बाद SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये जारी होता है UNSDSN के द्वारा। और आपको ये भी बता दें कि 2020 की जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है। 2020 की जो रिपोर्ट है वो 30 जून 2020 को जारी हुई है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर आ गया है डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर आ गया है कौन सा? फिनलैंड, ठीक है। तो ये 3 देश हो गए हैं, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। और 2020 में जो भारत की रैंक है वो भी आप याद रखेंगे। तो 2020 में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? वो है 117, ठीक है, 117। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2020 में अगर बात होगी तो भारत की जो रैंक है वो है 117 और पहले स्थान पर है स्वीडन। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था? तो देखो जो डैन डेविड पुरस्कार होता है ये कौन देता है? सबसे पहले तो ये आप जान लो, डैन डेविड पुरस्कार ये तेल अवीव यूनिवर्सिटी में स्थित डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो तेल अवीव की जो यूनिवर्सिटी है, तेल अवीव विश्वविद्यालय में स्थित डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया था
2017 में वो मिला था किसको? श्रीनिवास कुलकर्णी को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लेटेस्ट कर लेते हैं तो 2019 में डैन डेविड पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है संजय सुब्रमण्यम को। ये जरूर याद रखना आप, संजय सुब्रमण्यम को मिला 2019 का, ठीक है। और संजय सुब्रमण्यम कौन है? तो ये एक इतिहासकार हैं। और इसी के साथ बात करेंगे 2020 की। तो 2020 में डैन डेविड पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है नारीवादी है एक, नाम क्या है इनका? गीता सेन। तो ये जरूर याद रखना, ये आपके अपडेटेड डेटा हैं, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। G20 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो 12वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो जर्मनी में संपन्न हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और 13वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था चीन में। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, यूपीपीएससी में पूछा गया था, तो इसको हम थोड़ा अपडेट भी करेंगे। और 14वां G20 शिखर सम्मेलन ये जापान में होगा, मतलब हो भी चुका है। तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, तो अभी हाल ही में, मतलब ये कि लेटेस्ट जो इसका अपडेट है वो ये है कि G20 का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में हुआ है, कब? 2020 में। और इसको किसने आयोजित किया था? जी हाँ, दुबई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके पहले जान लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो G20 नेताओं की वार्षिक बैठक को G20 शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। G20 समूह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर वैश्विक राय बनाने के लिए प्रमुख मंच है। और भारत सहित 120, मतलब क्या है कि भारत सहित G20 के 20 सदस्य हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और G20 की आखिरी मीटिंग जापान के शहर ओसाका में जून 2019 में हुई थी और अगली मीटिंग रियाद में प्रस्तावित थी। फिलहाल अर्जेंटीना द्वारा वर्ष 2018 में तथा जापान द्वारा वर्ष 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। देखो, बीच में थोड़ा सा मैं आपको क्या हुआ था कि मोबाइल फोन पर एक मैसेज आ गया था और उसकी वजह से मैं कुछ और बोलने लग गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा। तो बात आप समझ गए, अर्जेंटीना द्वारा वर्ष 2018 में तथा जापान द्वारा वर्ष 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। और लास्ट वाली जो मीटिंग हुई थी G20 की वो कहां पर हुई थी? ओसाका, जापान में। निम्नलिखित में किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2016 से लेकर 2019 तक को देखेंगे। 2020 का सरस्वती सम्मान अभी वितरित नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सरस्वती सम्मान ये शुरू कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। और जो पहला पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पहला पुरस्कार दिया गया था सरस्वती सम्मान का। तो ये जरूर आप याद रखना, हरिवंश राय बच्चन को यह पहला पुरस्कार मिला था। अब बात करेंगे 2016 में। तो 2016 में जो पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? महाबलेश्वर सैल में। अब क्रमशः 2017, 2018 और 2019 के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2016 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो उसका 26वां संस्करण था, 26वां, ठीक है। अब 2017 में क्या हुआ? 2017 में जो कि सरस्वती सम्मान का कौन सा 27वां संस्करण था, इसके अंतर्गत सितांशु यशचंद्र को सम्मानित किया गया था। सितांशु यशचंद्र आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन रिवीजन जरूरी होता है। उनकी एक किताब आई थी बखार, तो बखार जो उनकी कविता संग्रह था जिसके लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2018 में ऑब्वियस है 28वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। किसको दिया गया था? याद आ रहा है आपको? जी हाँ, मैंने कई बार बताया है कि 2018 वाला जो पुरस्कार था ये मिला था शिवा रेड्डी को। शिवा रेड्डी, उनकी जो किताब थी उसका नाम क्या था? पक्की ओत्ती गिलिते, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे 2019 की। 2019 में जो 29वां सरस्वती सम्मान था ये दिया गया था वासुदेव मोहे को। वासुदेव मोहे, उनकी लघु कथाओं की एक किताब है जिसका नाम था चेकबुक। तो चेकबुक के लिए पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था 2019 में। तो लेटेस्ट जो डेटा है वासुदेव मोहे, ये जरूर याद रखना आप। 2018 वाला भी याद रखना। 2020 वाला पुरस्कार अभी दिया नहीं गया है, जब दिया जाएगा तो उसके बारे में हम करेंगे डिस्कस। विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की थीम क्या है? तो देखो, जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है उसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस ये
कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया था। क्या आपको इसका आंसर पता है? जी हाँ, आपको बिल्कुल पता होगा। अभी हाल ही में यानी कि 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। तो इस बार दुनिया कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस की थीम में महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों का वर्णन किया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या है? कोविड-19 की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, ये थीम है 2020 की। और विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1989 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद ने इस दिवस की शुरुआत की थी और उस समय यानी कि 1989 में तब दुनिया की जनसंख्या कितनी हुआ करती थी? लगभग 500 करोड़। और अगर हम बात करें वर्ल्डोमीटर्स के अनुसार तो इस समय यानी कि 2020 में दुनिया की जनसंख्या बढ़कर हो गई है 7.7 बिलियन और चीन दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भारत में है। और एक आंकड़े के अनुसार 2027 में हम चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे, यानी कि भारत की जनसंख्या 2027 में चाइना से अधिक हो जाएगी। और भारत की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? लगभग 135 करोड़। वर्तमान में सबसे तेज गति से जनसंख्या बढ़ाने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्तमान में सबसे तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है नाइजीरिया की, तो ये भी आप याद रखना। और साल 2050 तक नाइजीरिया क्या करेगा? वो अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसकी संभावना है 2050 तक अगर यही स्पीड पकड़े रहा नाइजीरिया तो तीसरा देश बन जाएगा दुनिया का जिसकी आबादी सबसे अधिक होगी, तीसरे स्थान पर। और 2019 में जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था उसकी भी थीम याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है करंट ईयर का, कभी कभी प्रीवियस ईयर का। तो 2019 में जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल, डेवलपिंग नेशंस। फैमिली प्लानिंग, बस इतना याद रखना, आपका काम चल जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो देखो यहाँ पर दो नाम है, एक है यश श्रीनाथ, दूसरा है के श्रीकांत। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सही जवाब इसका के श्रीकांत, दैट इज किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है किदाम्बी श्रीकांत। 2017 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। सुमेलित कीजिए और सही कूट चुनिए। वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी पीसीएस रिपीट कर चुका है, बिल्कुल आप इसमें गलती मत करना। वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। इसको ऐसे याद रखना कि चारागाह और चारा अनुसंधान होता है झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में क्या है? रेगिस्तान है। रेगिस्तान कैसा रहता है? शुष्क रहता है, तो इसलिए वहां पर इसका अनुसंधान किया जाता है। इसलिए हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, UNSDSN द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है? सबसे अधिक खुशहाल देश कौन सा है? तो देखो अगर बात करेंगे 2017 की तो सबसे अधिक खुशहाल देश तो माना जाता था 2017 में नॉर्वे। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको अपडेट कर लें तो अपडेट कर लेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। क्वेश्चन अगर यूं हो जाए कि 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, तो मैंने अभी आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 144। ठीक है, तो 2020 में भारत जो है दुनिया का 144वां सबसे खुशहाल देश होगा। और अगर बात करें 2019 की रिपोर्ट में तो भारत इस स्थान पर था, 140वें स्थान पर था। तो दोनों याद रखना, 2019 में भारत की रैंक थी 140, करंट में और भी अप्रसन्न हो गया भारत, और भी दुखी हो गया है। हालांकि फ्रेंड्स ये जो इंडेक्स जारी होते हैं मैं पर्सनली इन पर बिलीव
नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं मैं अभी आपको बताता हूं आगे चल के। फिलहाल जो आंकड़े आते हैं वही हमें रटने होते हैं, वही हमें एग्जाम में लिखना होता है, तभी हमें मार्क मिलता है। हमारी निजी ओपिनियन वहां पे काम नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स जारी होते हैं ये बिल्कुल अपग्रेड तो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन द्वारा 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है। तो 2020 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कौन सी है? ये क्रम में 7वीं है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 की इस सूची में 153 सदस्य देश हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे खुशहाल है। ठीक है, 2017 में सबसे खुश कौन था? सबसे खुश था नॉर्वे, और अब नॉर्वे आ गया है 5वें स्थान पर। फिलहाल सबसे खुश है फिनलैंड। दूसरे स्थान पर खुशहाल देश डेनमार्क जिसको दुनिया की गौशाला भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड तीसरा सबसे खुशहाल देश है, आइसलैंड चौथा, और नॉर्वे 5वें स्थान पर है। आइसलैंड चौथे स्थान पर आ गया है जहां पर जेंडर गैप सबसे कम माना जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो आइसलैंड उसमें पहले स्थान पर है, ये भी आप याद रखना। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत 2020 में आ गया है 144वें स्थान पर, जबकि अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो भारत था 140वें स्थान पर। अब बात करेंगे कि मुझे ये इंडेक्स समझ में क्यों नहीं आते हैं, मुझे भ्रामक क्यों लगते हैं। क्योंकि अगर 2020 के आंकड़े को आप देखोगे तो पाकिस्तान दुनिया का 66वां देश है, 66 सबसे खुशहाल देश है। अब पाकिस्तान की क्या हालत है ये तो आप देख रहे हो। वहां के लोग क्या वाकई में इंडिया से ज्यादा खुश हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वहां के लोग इंडिया से ज्यादा खुश हैं। चीन की बात करेंगे तो चीन है 94वें स्थान पर। चीन एक ऐसा देश जहां पर प्रजातंत्र है ही नहीं, वहां पर एक पूंजीवादी सरकार है और वहां पर छोटे लोगों की आवाज दबा दी जाती है। यहाँ तक कि वहां पर सोशल मीडिया पर भी उनका कंट्रोल होता है, और ये भी है कि वहां पर ट्विटर गूगल कुछ भी यूज नहीं होता है। और एक बार सोशल मीडिया पर आपने अपना अकाउंट बना लिया तो सरकार ही उसे डिलीट कर सकती है, आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसा चीन माना जाता है कि भारत से ज्यादा खुशहाल है। मतलब ये कि यार अगर सपोज करो कि आप इंडिया में हो और आप पर हर तरीके से प्रतिबंध है, मतलब अपने मर्जी से आप फेसबुक पर आ नहीं सकते हो, अपनी प्रोफाइल में चेंज नहीं कर सकते हो, अपनी फोटो को डिलीट नहीं कर सकते हो, तो क्या आप वाकई बड़े खुश रहोगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि ये देश बहुत खुशहाल है। नेपाल 92nd पर है और बांग्लादेश है 107 पर, और ये वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं और भारत से अधिक खुशहाल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और शुरुआत में मैंने जो आपको 5 प्रश्न दिया था अब उसको करेंगे डिस्कस। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी आप याद रखना। तो इसकी स्थापना की थी किसने? मैडम एच मतलब हेलेना ब्लाडवस्की जो कि रहने वाली कहाँ की थी? रूस की रहने वाली थी। और कर्नल हेनरी स्टील आलकार, कर्नल थे कौन थे? कर्नल हेनरी स्टील आलकार। तो इतने लोगों ने मिलकर इसको स्थापित किया था। आलकार कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, और स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 में। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। और उसके बाद क्या हुआ? सन 1879 में सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो था वो न्यूयॉर्क से आ गया मुंबई। ठीक है, और फिर समय आया 1886 का जब इसका हेडक्वार्टर अस्थायी रूप से चेन्नई में स्थापित कर दिया गया। तो क्वेश्चन था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा इसका मैडम हेलेना ब्लाडवस्की ने, जो कि रूस की रहने वाली थी। ठीक है, दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से दिया था? तो 5 जुलाई 1943 ये वो तारीख थी जब इस नारे को दिया गया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वायकोम सत्याग्रह क्या है? तो ये अछूतों यानी कि जो अछूत वाला जो सिस्टम था उसके विरोध में चलाया गया था यह सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह चलाया गया था किस राज्य में? तो ये सत्याग्रह चलाया गया था केरल के राज्य में। केरल के राज्य नहीं, केरल राज्य में। ठीक है, मैं भी क्या क्या बोल देता हूँ। तो केरल राज्य में चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह।
कब चलाया गया था? ये 1924-25 की घटना है, 1924-25 में। तो अस्पृश्यता के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था और इसका नेतृत्व किया था टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन ने। गुलामगिरी नामक जो किताब है वो लिखी गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा, ये भी आप याद रखना। और सती प्रथा निषेध कानून किस वर्ष लाया गया था? याद रखना, ये कानून जो था वो 1829 में लाया गया था। और ये कानून किसके प्रयास से लाया गया था? तो ये जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत कहे जाते हैं, तो ये कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मतलब इन्होंने प्रयास किया था। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सती प्रथा निषेध कानून 1829 में लागू हुआ, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना कि उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को क्या किया था? निषेध कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। अब सेशन काफी लंबा हो रहा है तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। रेगुलर थोड़ा सा समय आप लोग दीजिए, आपका जो नॉलेज होगा वो काफी इंक्रीज होगा। और एग्जाम्स ये तो आपकी रेगुलरिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने रेगुलर हैं। देखिए, जो आपके टीचर कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि टीचर के द्वारा कुछ गलती हो गई है, तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन श्रद्धा भाव बनाए रखिए। अगर गलत हो रहा है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों में। ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।